हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। राइट। तो यहाँ पे डेली 10 क्वेश्चंस लगेंगे। और कैसे लगेंगे कि भाई कोई भी यूपीएससी यहाँ पे कलेश देखता है, उसमें क्वेश्चन उठा के देता है, करंट अफेयर्स नहीं करंट इश्यूज। ठीक है, तो वो टॉपिक उठाएंगे, उसमें से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के। तुक्काबाजी यहाँ पे नहीं लग रही है, यहाँ पे एक्सपर्टीज चल रही है, एनालिसिस यहाँ पे चल रही है, उससे ही ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने का है अपन को। ठीक है, उससे पहले एक पॉजिटिव कोट लेते हैं जो एक पॉजिटिविटी अंदर अपने अंदर फिल करे, क्योंकि देखो यूपीएससी बहुत बड़ा लंबी रेस है, उसके अंदर से पढ़ने पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको डेली मोटिवेशन भी यहाँ पे चाहिए होता है, आपको रिमाइंड करने के लिए कि आप यहाँ पे यूपीएससी क्यों कर रहे हैं। तो अगर आज के कोटेशन की बात करिए, आपको रिमाइंड करवाता है बहुत अच्छे से, दैट इज एवरी पेज यू रीड टुडे बिल्ड द फ्यूचर यू विल लीड टुमारो। ठीक है, तो आज अगर आप एक पेज भी यहाँ पे पढ़ रहे हो, वो नॉलेज आपके अंदर आ रही है, वही नॉलेज आपको काम आने वाली है आपके फ्यूचर के अंदर। ठीक है, आप ऑफिसर भी बन जाओगे, ठीक है, आप अपनी गद्दी पे भी बैठ जाओगे सर, ठीक है, लेकिन उसमें बैठने के बाद आप किस तरीके से आपके डिसीजंस लोगे, दैट विल सोलली डिपेंड ऑन व्हाट यू रेड, व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड व्हाट यू हैव इन योर माइंड। राइट, समझ में आ गया। तो इसलिए आज आप एक भी पेज पढ़ रहे हो, वो आपका फ्यूचर यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, इसलिए कभी भी कंजूसी मत करो पढ़ने में। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल कंजूसी मत करो। ठीक है, और हमेशा से मैं कहती हूँ कोई भी ऐसी वीडियो से दूर रहो जो ये शॉर्टकट्स बता दे आपको, बोले भाई ये कंजूसी करवा दे आपको पढ़ने में। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से भर भर के पढ़ना है। ठीक है, डेली मोटिवेशन लेना है, डेली एक्सरसाइज करनी है और ईजिली आराम से पढ़ना है। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई कलेश क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो कलेश की अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ आती है कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे बोलते हैं सिटीजन्स को कि आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही क्यों आ जाते हैं सिर्फ, हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अच्छे से करिए। ठीक है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे यहाँ पे स्ट्रेस किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे, एंड दैट्स वाई फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे क्या हो गई है, टॉप प्रायोरिटी पे एक ऐसा चैप्टर बन के आ गया है आपके पॉलिटी के ऊपर। यू नो दैट कि भाई पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटी एक प्रायर टॉपिक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमेशा इसमें से यूपीएससी ने क्वेश्चंस दिए हैं। तो यू थिंक कि इस बार यूपीएससी छोड़ देगा, जब खुद नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बोला है, एम्फेसिस करा है, हाईलाइट किया है फंडामेंटल ड्यूटी को, नहीं छोड़ेगा। राइट, इसलिए भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे क्या हो गई है, बिल्कुल अच्छे से हाईलाइटेड हो गई है। ठीक है, तो भाई फंडामेंटल ड्यूटी पे हम टॉप 10 क्वेश्चंस फटाफट से लगाते हैं जल्दी से। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट इंसर्शन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो भाई 42nd अमेंडमेंट में क्या डाली गई थी, 10 ड्यूटीज़ यहाँ पे डाली गई थी। वो कौन कौन सी थी, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड यहाँ पे प्रमोट किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हम नहीं करते हैं, गुटखा थूक थूक के हमने बहुत अच्छे से सेफ गार्ड कर दी है हमारी प्रॉपर्टी के। कोई आए तो बोले अरे ये लाल प्रॉपर्टी तो इंडियंस की है, राइट, तो ये सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यस सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी यहाँ पे इंसर्टेड थी। ठीक है, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स, देखिए ये उस टाइम पे इंसर्टेड नहीं थी। ठीक है, तो ये थर्ड यहाँ पे नहीं होने वाला है। फोर्थ, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, दिस वाज आल्सो देयर। राइट, तो आंसर यहाँ पे थर्ड होने वाला है। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत, अभी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है। ठीक है, डिबेट कैसे हुई है, अभी हुआ क्या कि एक वीडियो यहाँ पे वायरल होती है। यहाँ पे एक स्कूल का बच्चा क्या करता है, एक दुकान से एक पुतला उठा लाता है, उसके अंदर स्पीकर डालता है और उसमें एआई, तो आपको पता ही है एआई आजकल आपके फ़ोन वगैरह में कैसे आंसर करती है। ठीक है, एलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक, एलेक्सा गिव मी दिस आंसर, राइट, तो उसने एलेक्सा की जगह कोई और नाम यहाँ पे फिक्स कर दिया और वो बोल रहे हैं और वहाँ पे अंदर स्पीकर बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ओ माई गॉड, इस बच्चे ने तो यहाँ पे देखो रोबोट बना दिया है। ठीक है,
समझ गए आप, थोड़े बहुत मूवमेंट्स उसने हाथ के करवा दिए हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट यहाँ पर ये हो गई है कि भाई हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, आपको साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पे डेवलप करना है, पागल नहीं बनाना है लोगों को, ठीक है, जो ऑलरेडी चीज़ें। और हाँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई बच्चे ने चलो करा तो सही, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट से, तो वी कांट से कि यार इस बच्चे ने बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया है, ये कर दिया है, राइट। और उसको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल यहाँ पे कवर कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। आप अपनी इंडिया की इमेज इतना बैकवर्डनेस पे लेके जा रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पे टॉप कर रहे हैं ऑल स्फीयर्स ऑफ साइंस के अंदर, और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर यही होता है कि भाई जो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जैसे कि चाइना के बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, हमें कंपेयर ही चाइना से करना है बॉस। मैं तो हर चीज़ में यही बोलती हूँ कि हर चीज़ में चाइना से कंपेयर करना चाहिए इंडिया को, ठीक है। सारी नेबरिंग कंट्रीज़ को छोड़ दो, सिर्फ चाइना को पढ़ गो, भाई चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। हमें उसी हिसाब से हमारे बच्चों को यहाँ पे डेवलप करना है, ठीक है। हमें इतना बैकवर्ड तरीके से डेवलप नहीं करना है कि कोई भी यहाँ पे पुतला आके खड़ा कर देगा, उसके अंदर स्पीकर डाल देगा कि भाई चलो भाई 2-3 जवाब दे दिए, ओ भाई यहाँ पे रोबोट बन गया, ठीक है, प्लीज़। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और ये भी यहाँ पे क्या हुआ, टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर होगा थर्ड, द 42nd अमेंडमेंट इंसर्टेड 10 ड्यूटीज, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस वाज एडेड लेटर बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड हुई थी, कौन से अमेंडमेंट से हुई थी, ईजिली क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके भाई, करो भाई, चलते हैं स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। चलो थोड़ा मुझे भी ब्रेक दिया करो। Which consider the following statement regarding fundamental duties. Which of the following given above are correct? Okay. Statement number 1. They are enforceable by writ jurisdiction under Article 32. No, this is complete line for fundamental rights, not fundamental duties. तो first option यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा, जैसे आपका कटा है गाइस, ठीक है, हमेशा कटता ही है, तो इसलिए यूपीएससी पे ध्यान दे लो, कैरियर बन जाएगा। ये नहीं काटेगा सिर्फ यूपीएससी आपका, अगर आपने यहाँ पे अपनी अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर ली ना, यूपीएससी नहीं काटने वाला है बॉस, ठीक है। चलो सेकंड की बात करते हैं। दे कैन बी यूज टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि अगर आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इस चीज़ को, इस पॉइंट को ध्यान रखना। आर्टिकल 19 क्या बता रहा है आपको, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में क्या गिवन है कि आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, फ्लैग की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, और फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर कभी आगे जाके ऐसे होता है कि कोई आर्टिकल 19 को यूज़ करता है ठीक है, आर्टिकल 19 को यूज़ करता है, स्पीच एंड एक्सप्रेस करता है, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बद्दा बोल देता है, अपने नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ बद्दा बोल देता है, तो हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, हाईलाइट में आता है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करेगा फंडामेंटल राइट पे, कि भाई आपको राइट तो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको एक रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई आप आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग की यहाँ पे नहीं कर सकते बेइज्जती आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो दोनों भी पॉइंट नंबर 2 है। 3 पे चलते हैं। they are applicable to both citizen and non-citizen. नहीं, fundamental duties are made for the citizen of India, that's why it is only applicable for the citizen of India, right। ये मेरा इंडिया, तो सी यहाँ पे होता है बिल्कुल इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, ए, दैट इज 2 ओनली। समझ में आ गया आपको सेकंड पॉइंट, आर्टिकल 19 से जैसे हमने कनेक्ट किया, इसी तरीके से आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट, हाँ, पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, और यूट्यूब पे भी अभी मुझे आता नहीं है, पर मैं डलवा दूँगी, ठीक है। चलो
The idea of incorporating fundamental duties in the Indian Constitution was inspired by what? USSR, Soviet Union, right? तो ब्रिटिश नो, आयरिश नो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाई सोवियत, क्योंकि सोवियत बहुत ज़्यादा बिलीविंग सिस्टम पे रखते हैं क्या उनका ये बिलीविंग सिस्टम होता है सोवियत यूनियन का कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे हर सिटीज़न को करनी चाहिए, ठीक है, और वो उनके लिए प्रायोरिटी होती है। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है कि भाई सिटीजन्स को यहाँ पे सिर्फ अपने राइट की बात नहीं करनी चाहिए, सिटीजन को भी ये दिखाना चाहिए कि दे ऑल्सो डिजर्व द सिटीजनशिप हियर, राइट। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ पे प्रायोरिटी पे होती है, और इसलिए वहीं से ही हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे अपनाया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट से। Which of the following Supreme Court judgment explicitly link environmental protection with fundamental duties? That was MC Mehta versus Union of India, ठीक है। तो केशव नंदा नहीं, MC Mehta versus Union of India, that was a very direct question, ठीक है। यूज रिपीटेडली एन एनवायरमेंट जुपरेंस, MC मेहता केस, ठीक है, जिसमें हमें बोला गया भाई कि जुडिशियल एक्टिविज्म को यहाँ पे फ्यूल करिए, ठीक है। तो इस केस को याद रखना है, MC मेहता, जब भी अगर आपको यहाँ पे देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो भाई MC मेहता का यहाँ पे नाम ज़रूर ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन और ठीक ठाक था, ठीक है। Which of the following fundamental duty has a direct constitutional linkage with a fundamental right? ठीक है, तो right to education, ठीक है, duty to safeguard public property with a fundamental right। मैंने सबसे पहले ही C ऑप्शन पढ़ा है यहाँ पे 5th का, यहाँ से C बहुत ज़्यादा लंबा स्टेटमेंट था। और पता है पहले एक क्या बोलते थे इसको, एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी ने शॉर्टकट बताया था कि भाई UPSC प्रीलिम्स कैसे निकालना है, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए तो निकाल लोगे। तो उसमें यह था कि जो स्टेटमेंट सबसे लंबा दिख रहा है आपको वही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने देखा तो मुझे C स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे लंबा दिख रहा है, और एक्चुअली में आंसर C ही है इसका, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है गाइस, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि यार कोई अगर कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है तो अपनी इंक क्यों वेस्ट करेगा, ठीक है, इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने में। प्लीज़ वो दिमाग से ये सारे शॉर्टकट्स प्लीज़ हटा देना, ऐसी कोई वीडियो देख के मत जाना गाइस, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है UPSC का, कोई भी बोलेगा नहीं है शॉर्टकट, ठीक है। Which of the following fundamental duty has a direct constitutional link with fundamental right? Duty to safeguard public property, नहीं, अभी तक तो नहीं है। Duty to promote harmony, नहीं, इसका भी अभी तक FR से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन duty of parents to provide education, right to education, right? तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, C होने वाला है, ठीक है। चलो, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे थोड़ा क्या करता है, वो बाधा डालता है कि नहीं, आपको रिस्पेक्ट तो करना है कॉन्स्टिट्यूशन की। इतनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, राइट, वही यहाँ पे डी पे गिवन है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पर आते हैं। विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके भाई, देखते हैं। पार्लियामेंट में इम्पोज लीगल सैंक्शन फॉर देयर वायलेशन, हाँ में इम्पोज, हाँ भाई पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन अभी तक करा नहीं है। और अभी ये डिबेट भी चली थी कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी यहाँ पे पेनल्टी के रूप में कर दी जाए, ठीक है। तो भाई ये जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है, तो ये हट जाइएगा, बी और सी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आई होप आप भी क्वेश्चन साथ के साथ कर रहे होंगे। दे वर रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी, हाँ ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो दोनों ही सेकंड है, तो चलो टाई हो गया। अब तो आपको थर्ड ऑप्शन पता ही होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, दे आर जस्टिसिएबल बट नॉट एनफोर्सेबल, नहीं, थर्ड बिल्कुल गलत है, जस्टिसिएबल नहीं है सर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही होगा, और ए यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Which fundamental duty is most frequently invoked by court to balance individual liberty with collective responsibility, ठीक है, individual liberty with collective responsibility, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के अंदर आ गया है, ये देखिए,
ठीक है। और इस पे मैंने 2 क्वेश्चंस लगाने के लिए कहा था, क्योंकि 51AG, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट में था, ठीक है। अगर हम 51AG की बात करते हैं तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे आ रहा, और आपको पता ही है एनवायरमेंट के क्या हालात चल रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। सुबह सुबह आपको बहुत अच्छा हिमाचल जैसा फॉग देखने को मिल जाता है लगभग हर सिटी के अंदर, राइट। इसलिए 51AG बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जिसके अंदर ओफन यहाँ पे यूज़ किया जाता है फंडामेंटल ड्यूटी बाय द कोर्ट्स कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फायर क्रैकर वाली जब बात आई थी, जब यही बोला गया 51AG को यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि भाई ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, सिर्फ आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमने तो यहाँ पे पूरे 2 घंटे 3 घंटे फायर क्रैकर चलाए हैं, अब हमें कल अगर पोल्यूशन दिख रहा है तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, 51AG यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, तो इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, इंडिविजुअल लिबर्टी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 51AG यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, तो आंसर यहाँ पे बी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। तो पेयर्स का क्वेश्चन कहाँ पर है, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेयर्स को देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। चलो 4 ऑप्शन है, चलो। रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो भाई ये तो ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन है नेशनल फ्लैग का, तो दिस इज़ नॉट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होने वाला है। तो चलो ओपन ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट अगर गलत होगा तो बी हट जाएगा और डी हट जाएगा। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। साइंटिफिक टेम्पर, नेहरूवियन फिलॉसफी, हाँ ये चीज़ सही है, नेहरूवियन फिलॉसफी से लिया गया है साइंटिफिक टेम्पर, रोबोट नहीं बनाने हैं उसमें स्पीकर डाल के। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो सेकंड दोनों में है। थर्ड पे चलते हैं, कंपोजिट कल्चर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, हाँ तो कंपोजिट कल्चर वाज रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, यस इट इज़ इंटरलिंकिंग, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, और दोनों में थर्ड ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन डिफाइन करेगा कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला, और इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे भाई, ठीक है, सीरियसली। हार्मनी एंड ब्रदरहुड, तो ब्रदरहुड किसने बोला था, गांधीयन एथिक्स थे, गांधी ही यहाँ पे चाहते थे कि भाई कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, कोई भी कास्ट हो, लेकिन अगर हम एका करके यहाँ पे रहेंगे तो ही नेशन यहाँ पे आगे बढ़ने वाला है। और इसी गांधीयन फिलॉसफी पे हम चलते हैं एज एन इंडियन नेशन, हमने कोई हमारा रिलीजन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया था जैसे पाकिस्तान ने कर दिया था, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, तो 2, 3 और 4 तीनों यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। आंसर यहाँ पे आपका सी होने वाला है। ए को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट बाय कर देंगे, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो आंसर भी पढ़ लेना, जैसे कि देखो यहाँ पर एक पॉइंट आया है, रिस्पेक्ट फॉर फ्लैग इज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, तो मैंने बता ही दिया था, पर ये बात ध्यान रखना, इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। चलो एक और चीज़ मेरे को याद आई इससे, एक पॉइंट और, चलो ये चीज़ बताओ आपको पता है क्या, इसी में था वो, एक सेकेंड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था और आई वांट कि वो एक बच्चा आंसर करे, आपको पता हो, आंसर भी ना करो तो ये पता करके जाना, ये आ सकता है आपके इजीली। ये रहा पॉइंट, देखो एकदम से याद आया, वोटिंग। क्या कोई मुझे बता सकता है कि वोटिंग राइट कौन सा राइट है आपका, क्या ये फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटीज है? एनीबडी? वोटिंग क्या है, वोटिंग कौन सा राइट है? देखो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे हुआ है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है कि भाई जो ये वोटिंग राइट है वो आपका कौन सा राइट है। क्या एनीबडी इन द रूम, एनीबडी सीइंग द वीडियो, किसी को पता है? तो देखो
वोटिंग राइट ना तो फंडामेंटल राइट्स है ना फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका स्टैचुटरी लीगल राइट है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से लगा देना क्या कि वोटिंग राइट आपका स्टैचुटरी और लीगल राइट है, लिख लो। थैंक गॉड मेरे एकदम से दिमाग में क्लिक किया, स्टैच्यूटरी और लीगल राइट है। और इसकी बैकिंग यहां पे कौन देता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रख के जाना। मेरे को एकदम से याद आया कि यार ये एक पॉइंट था जो प्लीज़ जो बच्चे देख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से देखकर जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। फंडामेंटल ड्यूटीज डिफर फ्रॉम डीपीएसपी इन दैट, ठीक है, डीपीएसपी से कैसे डिफरेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल बट डीपीएसपी आर एनफोर्सेबल। ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल, ठीक है, बट डीपीएसपी आर एनफोर्सेबल। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी पे आते हैं, ड्यूटीज अप्लाई ओनली टू सिटीजन। हाँ, ये चीज़ सही है कि ड्यूटीज सिर्फ अप्लाई होती है सिटीजन्स के ऊपर। सी पे आते हैं, फिर भी ऑप्शन बी सही है कि भाई ड्यूटी सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं और डीपीएसपी स्टेट वेलफेयरिज्म पे अप्लाई होते हैं, स्टेट गोल पे अप्लाई होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को और लॉन्ग कर देना चाहिए था कि भाई ड्यूटीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं ओनली सिटीजन्स के ऊपर, लेकिन अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, वो स्टेट वेलफेयर पे बात करती है। ठीक है, तो स्टेट गोल के ऊपर वो यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। सी, डीपीएसपीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। ड्यूटीज़, लेकिन इसका डिफरेंस नहीं है ना, ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है, डिफर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ड्यूटीज़ कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, नो, तो दिस इज ऑल्सो गलत। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस यही होने वाला है कि ड्यूटीज अप्लाई ओनली टू सिटीजन्स। बाकी अगर स्टेट की बात करते हैं तो डीपीएसपी एक वेलफेयरिज्म पे यहाँ पे काम करता है और स्टेट गोल पे यहाँ पे वर्क करता है। तो द आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 9 का बी। पर इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग कर देना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी बिहाइंड फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी, ठीक है, राइट प्रीसीड ड्यूटीज इन अ डेमोक्रेसी, नो, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है कि भाई राइट सबसे पहले आते हैं, ड्यूटी से भी पहले आते हैं। भाई अगर आप सिटीजन की तरह एक ड्यूटी ही नहीं करना चाहते, आप किस तरीके से, होता है ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है हर के अंदर। ठीक है, आपके दोस्तों में भी होगी, आपके रिलेशनशिप में भी होगी, आपके यूपीएससी में भी गिव एंड टेक है। आप उसको टाइम दे रहे हो, आप उसको मेहनत दे रहे हो, तभी आपको यूपीएससी वहाँ पे क्या देगा, आपकी रैंक देगा। राइट, तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, आप कभी भी राइट को प्रोसीड नहीं कर सकते। बी, ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशन विदाउट लीगल वैल्यू। ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशंस विदाउट लीगल वैल्यू, हाँ, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी नहीं है, तो ये भी गलत होगा। सी, इंडिविजुअल फ्रीडम मस्ट को एग्जिट विद सोशल डिसिप्लिन, एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग जो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच में आती है कि भाई हाँ, आप यहाँ पे बोलते हो कि हमें इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट चाहिए, लेकिन विदाउट बीइंग सोशल डिसिप्लिन, विदाउट परफॉर्मिंग द ड्यूटीज एज अ सिटीजन, यू कांट से कि हमें सिर्फ राइट से राइट दे दो, हम तो फंडामेंटल ड्यूटी करेंगे ही नहीं। तो सी विल बी द आइडियल फिलोसफी। यार फिर भी डी पढ़ते हैं, ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, नहीं भाई, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका सी। तो इसी तरीके से हम डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगाएंगे डेली। मैं चाहती हूँ जितना हो सके उतना आप रिवाइज कर लो, कितना आपको आता है, कितना आपने पढ़ा है और कितना आपको समझ आ रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस।